गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चिंतामणि ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आज हम सबसे पहले थोड़े से सिलेबस से थोड़ी सी चीज़ें शुरुआत करेंगे जिससे आप एकदम घबराए नहीं। और हमारे चिंतामणि पूरे स्टाफ और सबकी मेहनत इसमें आपको ऑनलाइन क्लासों में बहुत अच्छे से मिलेगी। आपको सिर्फ हम इतनी, क्योंकि इस कोरोना महामारी में चलते हुए हम स्कूल आपको यहाँ ला नहीं पा रहे हैं, बुला नहीं पा रहे हैं स्टूडेंट्स को, और आप सब भी घर बैठे बैठे घबरा रहे होंगे हमारा सिलेबस नहीं हो रहा है, हम कैसे तैयारी करेंगे, यदि रीट का एग्ज़ाम हो भी गया तो हम क्या करेंगे। इसलिए सर ने, सबने यहाँ चिंतामणि स्टाफ ने आप सबके लिए यहाँ ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा कर दी गई है। और मेरा पूरा विश्वास है कि ऑनलाइन क्लासेस में आपको वो सारी फैसिलिटी मिलेगी जिसमें आप ऑफलाइन क्लासेस में जैसे घर बैठे उसको पूरा अनुभव कर सके और आनंद, जैसे आप यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते थे वैसा का वैसा आप अपने घर पर पढ़ सकेंगे। पूरा सिलेबस ऐसे नहीं है कि हम फटाफट कर देंगे, आराम से आपको व्यवस्थित पढ़ाएंगे। जैसे एक क्लास में कैसे स्टूडेंट अपन पढ़ते हैं, एक टॉपिक किस तरह से पढ़ा जा रहा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग पूरे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। जल्दबाजी में कोई सिलेबस क्लियर आपको फटाफट करने की नहीं रखेंगे। अच्छे से आपको थोड़े थोड़े टॉपिक से पढ़ाते हुए फिर विस्तृत की तरफ चलेंगे जिससे आप उसको आसानी से पढ़ सकें। और संस्कृत में जैसे आप नाम से ही घबराते हैं, और क्लासेस तो आपकी अब जैसे शुरू होगी ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन के नाम से सबसे पहले तो एक भ्रांति मिटा दें कि ऑनलाइन क्लासेस होने से हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं। तो आपको वो पूरी सुविधा हम देते हुए पढ़ाएंगे। और मेरा ये मानना है कि अभी जिससे संस्कृत की जैसे आज शुरुआत है आपकी, अच्छा दिन है, अच्छी शुरुआत से आपका आज दिन इस क्लासेस को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं सामान्य संस्कृत भाषा के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगी, उसके बाद हम रिटन वर्क भी चालू करेंगे। तो संस्कृत लैंग्वेज में आपके जो रीट का सिलेबस है उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन आते हैं, और इन 30 क्वेश्चनों में से 15 व्याकरण के होंगे और 15 शिक्षण विधियों के होंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि पूरा ही पेपर आपके संस्कृत का आता है। और अधिकतर विद्यार्थी ऐसे हैं जो संस्कृत को छोड़े हुए 10 साल हो गए हैं या 15 साल हो गए हैं, जिन्हें संस्कृत एकाएक नहीं आती है। लास्ट 10 तक पढ़ी थी, उसके बाद संस्कृत नहीं आती है। तो उसको देख के घबराना नहीं है, अपने मन से सारे क्वेश्चन हटा दो कि मेरे को संस्कृत आती है या नहीं आती है। सिंपल वे में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है बस उसको समझना है। यदि आप उसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी पूरी कोशिश रहेगी 100% कि आपको पूरी चीज़ें 0 लेवल से समझाई जाए। तो सबसे पहले जैसे कि आपके संस्कृत वर्णमाला में जब आप संस्कृत भाषा का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तब भी आप दिमाग से निकाल लें कि मुझे संस्कृत नहीं आ रही है, मैं कैसे पढ़ूंगा। आपका मेन उद्देश्य ये है कि रीट में जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके पूरे के पूरे अटेंड हो जाए। बस इससे ज़्यादा आपको संस्कृत में कुछ नहीं रखना है। आपको सिर्फ ये रखना है कि हमारे जो पेपर में 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं हो। उसके लिए आप धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि संस्कृत भाषा, अब आपकी क्योंकि सिलेबस है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बहुत सी चीज़ें हैं, तो संस्कृत भाषा के आधार पर ही आपके यहाँ 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। इस शब्द में ही, जहाँ आपके शब्द सामने आ रहा है कि ये तो लैंग्वेज है, मेरा पेपर का नाम है, लेकिन आपके इस पेपर में ही इस नाम जो आपकी भाषा है उस भाषा से ही आपके कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 क्वेश्चन। तो उसको अपन सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन इस पर जाएंगे। तो आपका जो पाठ्यक्रम है लगभग सभी विद्यार्थियों के पास है, फिर भी आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं। पाठ्यक्रम को पूरे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। इस पाठ्यक्रम में से 15 क्वेश्चन तो आपके आते हैं व्याकरण के, और 15 क्वेश्चन आते हैं आपके शिक्षण विधियों के।
पूरा पेपर आपके संस्कृत भाषा में ही लिखा हुआ आएगा, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे पढ़ते जाते उसको समझें कि 15 क्वेश्चन तो आपके आते हैं व्याकरण के और 15 क्वेश्चन आपके कितने आएंगे शिक्षण विधियों के। अब इस पाठ्यक्रम में से 15 क्वेश्चन में व्याकरण में से आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। उसमें से 15 जो व्याकरण के क्वेश्चन हैं इसमें कम से कम आपके 11 टॉपिक आते हैं, यानी एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आए या ना आए, और इसमें से ये फिक्स नहीं है कि आपके एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएंगे या सारे टॉपिक से मिलके आए। आरपीएससी ने अब थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले ये होता था कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन अब आपको सारे ही टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है कि वो एक टॉपिक से आपका एक ही क्वेश्चन दे। उसके दिमाग में जम गया तो एक टॉपिक से वो 5 क्वेश्चन भी दे सकता है, या एक टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन दे ही नहीं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किस टॉपिक से आप कैसे पढ़ोगे, कैसे क्या करोगे, तो आपको सारे ही टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो 15 व्याकरण में से जो फर्स्ट टॉपिक आपका नाम दे रखा है वर्ण परिचय, ये आपका सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इसी टॉपिक में आती है, क्योंकि इसमें पूरा आपका वर्ण का नॉलेज है। फिर सीधा आपके हिंदी सब्जेक्ट रहता है तो उसमें भी आपको थोड़ी दिक्कत आएगी कि संस्कृत में हिंदी से अंतर क्यों है, कितना अंतर है, कैसा है, वो सारा आपको पढ़ते हुए समझना है। तो सबसे पहले आप वर्ण परिचय जो पढ़ते हैं, इस टॉपिक से आपके कम से कम कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन। और इस वर्ण परिचय में ही आप सभी चीज़ें पढ़ेंगे, स्वर, व्यंजन, कुल वर्ण, मात्राएं, प्रयत्न, उच्चारण स्थान, संज्ञा प्रकरण, ये सारे टॉपिक आपके वर्ण परिचय के अंदर आते हैं। वर्ण परिचय में आपके टॉपिक भले ही ये इतना सा लिखा हुआ है, लेकिन पूरे स्वर, व्यंजन, कुल वर्ण, मात्राएं, प्रयत्न, उच्चारण स्थान, संज्ञा प्रकरण, ये सारे टॉपिक आप किस में पढ़ेंगे, वर्ण परिचय के नाम से। अब क्योंकि आपका पहला टॉपिक खाली क्या है, वर्ण परिचय, दूसरा टॉपिक आपका बनेगा संधि, तीसरा टॉपिक होगा आपका समास, प्रत्यय, लकार। अब लकार आपके सिलेबस में 2 टाइप से आएंगे। लकार का क्वेश्चन एक तो सीधा सीधा आपको लकार पूछेंगे या उसमें रूप पूछेंगे, कोई धातु दे दी जाएगी और उसका लकार पूछ सकते हैं, और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा लकार परिवर्तन। यानी आपके सिलेबस में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो सीधा आपको लकार पूछा जाएगा और दूसरा क्वेश्चन इसका क्या बनेगा, लकार परिवर्तन। जब अपन पूरा पढ़ेंगे तब इसको समझाएंगे, अभी सिर्फ अपन सिलेबस के बारे में समझ रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है लिंग। संस्कृत में क्योंकि 3 प्रकार के लिंग चलते हैं जो हिंदी में नहीं होते हैं, इसलिए इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। साथ में आपको वचन भी पूछते हैं, और इसी के साथ में एक टॉपिक आपका और लिखा हुआ है प्रश्न निर्माण। अभी तक इसका कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है, लेकिन सिलेबस में है, इसलिए आपको इसको पढ़ाया जाएगा। एक क्वेश्चन आपके आता है विशेषण विशेष्य का। एक क्वेश्चन आपके आता है छंद का, और सबसे मेन टॉपिक कारक प्रकरण। कारक प्रकरण आपके सिलेबस में इसका नाम तक इंगित नहीं है,
लेकिन सबसे मेन टॉपिक ही आपका कौन सा रहता है, कारक प्रकरण, क्योंकि कारक प्रकरण के नाम से आपके 5 टॉपिक क्लियर होते हैं, जिसको आरपीएससी के सिलेबस में अलग तरीके से लिख रखा है। जैसे कि कारक प्रकरण में आपको इस तरह से समझा रखा है। सबसे पहला टॉपिक है आपका इसका विभक्ति, दूसरा होगा आपका विभक्ति ज्ञान, तीसरा क्वेश्चन बनेगा कारण, वाक्य शुद्धि या अशुद्धि, और 5वां क्वेश्चन होगा इसका संस्कृत अनुवाद। आरपीएससी के सिलेबस में ये 5 टॉपिक अलग अलग लिखे हुए हैं, विभक्ति, विभक्ति ज्ञान, कारण, वाक्य शुद्धि या अशुद्धि या संस्कृत अनुवाद। लेकिन ये पूरा टॉपिक किस में पढ़ा जाता है, कारक प्रकरण, क्योंकि आप ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ोगे तो आपको उस समय हम फेस टू फेस बताते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आपके क्वेश्चन अगर नहीं आए तो आपको क्लियर समझाते हैं कि जब मैं कारक प्रकरण आपको पढ़ाऊंगी तो इसका मतलब ये 5 टॉपिक आपके उसी के अंदर है। आपके सिलेबस में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कारक प्रकरण पढ़ना है, जबकि लिखे हुए 5 टॉपिक है और ये 5 टॉपिक अपन किस में पढ़ेंगे, कारक प्रकरण में। और एक लास्ट आपका टॉपिक बचता है इसके अंदर, सिलेबस के अंदर, वाच्य परिवर्तन। अगर आपको कारक प्रकरण अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो वाच्य परिवर्तन अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको टॉपिक अच्छे से समझाएंगे इस टॉपिक को। लेकिन कारक प्रकरण आपका इसीलिए संस्कृत में 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको सबसे अधिक समझने हैं जब आप पूरा सिलेबस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक तो आपका एक बनता है वर्ण परिचय, और दूसरा टॉपिक आपका मेन कुछ आता है कारक प्रकरण। अगर 2 टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आप 10 क्वेश्चन तो वैसे ही क्लियर कर गए। अब 15 में से 10 क्वेश्चन तो आपके आसानी से हो गए। अब ये इतने टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं, जितने भी टॉपिक बचे हैं, इन सब में से आपके 1-1 या 2-2 क्वेश्चन बनते हैं। संधि, समास, प्रत्यय, लकार, लकार परिवर्तन, विशेषण, विशेष्य, प्रश्न निर्माण। और इन क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन आए या नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन सिलेबस में आपके अगर ये चीज़ें दे रखी है जितनी भी, तो आपको इन सबको पढ़ना तो है। लेकिन विशेष जो टॉपिक हैं वो 2 टॉपिक बनते हैं, एक तो कारक प्रकरण और दूसरा वर्ण परिचय, जिससे आपके पूरे 10 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो आज सबसे पहली शुरुआत आपके अपन वर्ण परिचय वाले टॉपिक से ही करेंगे, जिसके आपके टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं, पूरे 5 क्वेश्चन। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ये लैंग्वेज सिलेबस इक्वल है दोनों का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है संस्कृत भाषा। इस मैंने आपको जब शुरुआत की थी तभी बताया था, इस 2 शब्दों में ही आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन। इन 2 टॉपिक से ही सिर्फ संस्कृत भाषा जो आपके पेपर का नाम है, इन्हीं में आपके कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके, थोड़ा सा समझाने के लिए बता देते हैं कि संस्कृत में कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में आपके कहीं ऐसे लिखा हुआ नहीं आता है कि इसकी धातु बताएं, धातु बताइए या प्रत्यय बताइए, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं आएगा। आपके क्वेश्चन में ऐसे कभी नहीं लिखा हुआ आएगा कि इस शब्द की धातु बताएं या इस शब्द का प्रत्यय बताएं। आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रकृति प्रत्यय, अब ये आपको समझने में थोड़ा समझ में नहीं आएगा एक एक पढ़ते हुए कि प्रकृति प्रत्यय क्या होता है।
तो कहीं पर भी कोई टॉपिक जब आप पढ़ते हैं और आपको जब पढ़ाते समय क्वेश्चन बन के आता है कि संस्कृत खाली क्या लिखा हुआ आएगा, संस्कृत, संस्कृत शब्दस्य, प्रश्न आपका यही बन जाता है कि संस्कृत शब्दस्य प्रकृति प्रत्ययः भवति। इस क्वेश्चन में आपका पहला, ये संस्कृत में मैं बोल रही हूँ, इसको हिंदी में समझें कि संस्कृत यानी ये जो शब्द लिखा हुआ है शब्दस्य यानी शब्द का, प्रकृति प्रत्यय भवति होता है। अब मेन चीज आपकी आ रही है, यहां तक के शब्द आप समझ जाएंगे। मेन चीज आपकी क्या है, प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय का मतलब कि इस शब्द में यदि कोई उपसर्ग है तो उस उपसर्ग को बताना है, यदि इस शब्द में कौन सी धातु है वो धातु का मतलब होगा प्रकृति, और इसके पीछे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है वो प्रत्यय। यानी संस्कृत शब्द से प्रकृति प्रत्यय भवति, यानी संस्कृत शब्द का प्रकृति प्रत्यय बताए, यानी इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। तो आपका सबसे मेन क्वेश्चन यही बन जाता है जो आपके लैंग्वेज का नाम है कि संस्कृत शब्द में कौन सी धातु प्रयोग होती है, संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, या संस्कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अभी आपको थोड़ा सा पढ़ाते हुए समय एकाएक लगेगा ये कौन सी धातु है, इसका नाम आप फर्स्ट बार ही सुनेंगे, पढ़ने में भी थोड़ा अजीब लगेगा, क्या लिखा हुआ है ये, डुक्रीय धातु। क्या धातु है ये, डुक्रीय, डू क्री और य। अब सुनने में भी अजीब लग रहा है आपको, चलो इसी के आराम से हंसी भी आएगी कि ये क्या चीज है, डुक्रीय, ये एक धातु है। जब अपन पढ़ते हैं तो 6 क्लास से जब संस्कृत स्टार्ट होती है तो बच्चा एकाएक ये डुक्रीय शब्द नहीं समझ पाता है, इत संज्ञा क्या होती है वो नहीं समझ जाता है, वर्ण कैसे हटाए जाते हैं, कैसे जुड़ते हैं, ये 6 क्लास के बच्चे को नहीं समझा सकते। तो जब अपन 6 से 10 तक पढ़ते हैं तब बच्चा इन वर्णों को जोड़ना और वर्णों को हटाना, कैसे सूत्र प्रयोग होगा, इनके बारे में नहीं पढ़ता है। इसलिए उस समय वहाँ एक आपके सामने कौन सी धातु प्रयोग होती है, क्री धातु। कौन सी धातु, क्री धातु। क्री धातु आप सबने पढ़ी, अब आपको सुनते ही दिखेगा अरे यार क्री धातु तो हमने पढ़ी हुई है, लेकिन क्री को एक्चुअल में मूल धातु इसकी क्या है, डुक्रीय। तो संस्कृत भाषा का प्रकृति प्रत्यय में सबसे पहले अपन इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्लस इसकी कौन सी धातु है, प्लस इसमें कौन सा प्रत्यय है। इस पूरे का मतलब आपका क्या हुआ, प्रकृति प्रत्यय। यानी कोई से भी शब्द का प्रकृति प्रत्यय पता करना है, इट मीन्स प्रकृति प्रत्यय यानी उसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। अब आप जब संस्कृत शब्द को बोलते हैं, एक इसका उच्चारण में भी अब क्या है कि जैसे अपन चली आ रही है परंपरा वैसे बोलते जाते हैं, संस्कृत 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 बोलते हैं, संसार, संस्कृति, संस्कार, ये सारे शब्दों में इसी तरह से बोलते हैं। लेकिन अब आप इसको बोलने का उच्चारण भी देखें, जब आप इसका उपसर्ग देखते हैं तो इसके अंदर सम उपसर्ग आता है। कौन सा उपसर्ग है ये, सम। तो उच्चारण में अपने आप ही क्लियर हो जाना चाहिए कि संस्कृत नहीं होता है, संस्कृत। क्या बोलेंगे, संस्कृत। तो आपके लैंग्वेज में जो आपका नाम है संस्कृत, तो संस्कृत ना होके क्या बोलना है, संस्कृत, क्योंकि इसमें कौन सा उपसर्ग है, सम। सन कोई उपसर्ग नहीं होता है, ये कोई उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग क्या है, सम। दूसरा इसकी धातु जो अभी आपको मैंने बताई, डुक्रीय धातु। और अब आप जब पढ़ते थे इसको कत कत बोलते थे, कत प्रत्यय, कत प्रत्यय नहीं, इसमें क, जैसे इंग्लिश में भी कुछ शब्द होते हैं साइलेंट रहते हैं, वैसे ही इसमें क का उच्चारण नहीं होता है, तो आप इसको त प्रत्यय बोलेंगे। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब इसको ध्यान रखना है कि ये कौन सा प्रत्यय है, इसमें त प्रत्यय। तो संस्कृत शब्द से प्रकृति प्रत्यय भवति, इसका आंसर आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए, सम उपसर्ग, डुक्रीय धातु और त प्रत्यय। तो आपका ये ऑप्शन पूरा राइट होता है। लेकिन आरपीएससी के सामने जब पेपर आता है तब आपके 2 टाइप से ऑप्शन होते हैं, सम उपसर्ग, क्री धातु और त प्रत्यय। अब जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है तो वो हमेशा इसी को राइट करेगा,
लेकिन अगर जिसने ढंग से नहीं पढ़ा है, थोड़ा अधूरा ज्ञान रह जाता है, वो व्यक्ति इसको राइट करता है। दोनों ही सही है, डुक्रिय भी सही है और क्री भी सही है, लेकिन जब ऑप्शन दोनों साथ में आ रहे हैं, 1 और 2, यदि ऑप्शन दोनों साथ में आए हैं, सम उपसर्ग डुक्रिय धातु और त प्रत्यय, सम उपसर्ग क्री धातु और त प्रत्यय, उस समय आपको केवल इसी को सही करना है। यदि आपके ऑप्शन में डुक्रिय लिखा हुआ आ रहा है तो पहला ऑप्शन आप इसी को राइट करेंगे। अगर आपके ऑप्शन में डुक्रिय नहीं लिखा हुआ आता है, अगर ये आपके लिखा हुआ नहीं आता है, तो आप कौन सा ऑप्शन राइट करेंगे? सम उपसर्ग क्री धातु और त प्रत्यय। तो पहला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा का प्रकृति प्रत्यय बताएं, यानी इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय? तो सीधा सीधा सम उपसर्ग क्री धातु और त प्रत्यय। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में क्या होगा आपके सामने? डुक्रिय। और दोनों साथ में आते हैं तो हमेशा डुक्रिय वाले को राइट करना है। दोनों अलग अलग आते हैं, यानी या तो ये आया या ये, तो ये दोनों अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन जब साथ में आता है तो आपको हमेशा कौन सा राइट करना है? डुक्रिय वाला। तो संस्कृत भाषा का यानी संस्कृत शब्द का प्रकृति प्रत्यय क्लियर हुआ होगा, मुझे ऐसी आशा है आपको। अब दूसरा, मैंने कहा था आपको इसके अंदर 2 क्वेश्चन हैं। दूसरा शब्द बनता है आपका भाषा। तो भाषा शब्द का भी प्रकृति प्रत्यय, तो प्रकृति प्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसमें उपसर्ग है तो वो लिखना, अन्यथा धातु और प्रत्यय। तो कौन सी प्रकृति? प्रकृति यानी धातु, भाष धातु और अच प्रत्यय, इससे मिलके आपके भाष शब्द बनता है। लेकिन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? भाषा। तो क्योंकि भाषा एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए पीछे से इसमें टाप प्रत्यय जुड़ता है, यानी स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? इसमें टाप, और तब जाके आपका शब्द बनता है भाषा। तो भाषा शब्द का प्रकृति प्रत्यय, तो इसमें भाष धातु है और इसमें 2 प्रत्यय लगेंगे, पहले अच प्रत्यय और उसके बाद टाप। तो आपके सीधे सीधे 2 क्वेश्चन होते हैं कि संस्कृत शब्द का प्रकृति प्रत्यय बताएं, संस्कृत यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन सीधे सीधे प्रत्यय के बनते हैं। अगर ज़्यादा पेपर डीप में ना आए, सीधा सीधा एग्जामिनर यहीं से उठा के पूछ ले कि संस्कृत शब्द का प्रकृति प्रत्यय बताएं, भाषा शब्द का प्रकृति प्रत्यय बताएं, तो सीधा सीधा आपके सामने है सम उपसर्ग डुक्री धातु त प्रत्यय, भाष धातु अच प्रत्यय और टाप प्रत्यय। अब आपका मेन टॉपिक आता है वर्ण परिचय। संस्कृत भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्णों का परिचय होना बहुत आवश्यक है। वर्ण हिंदी में जैसे पढ़ते हैं वैसे ही है, लेकिन कुछ अंतर है। जैसे उसमें स्वर 11 हैं तो इसमें 9 हो जाएंगे, उसमें व्यंजन 42 या 52 जितने भी हैं कुल वर्ण, इसमें 42 हो जाएंगे, तो थोड़ा अंतर रहता है। इसलिए सबसे पहले आपको किसका ज्ञान होना आवश्यक है? वर्ण परिचय। वर्ण परिचय के रूप में आपके सामने 2 टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं इनको अपन 2 किताबें बोल जाएं तो भी उचित है। माहेश्वर सूत्र पाणिनीय शिक्षा। तो वर्ण परिचय के रूप में आपके सामने 2 किताबें आती हैं। सबसे पहला माहेश्वर सूत्र और दूसरा पाणिनीय शिक्षा।
माहेश्वर सूत्र के आगे कभी भी माहेश्वर सूत्र लिख के नहीं आएगा, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन आएगा संस्कृत भाषा। यानी जब भी आपको संस्कृत भाषा लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो समझना है उसका क्वेश्चन माहेश्वर सूत्र से बन रहा है। और यदि क्वेश्चन पाणिनि शिक्षा से आता है तो आपके सामने पाणिनि शिक्षा क्लियर वहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। तो पहले अपन थोड़ा सा इनका परिचय पढ़ लें कि वर्ण परिचय के रूप में आपके सामने दो टॉपिक आएंगे, माहेश्वर सूत्र और पाणिनि शिक्षा। इनके अनुसार वर्णों का जो क्रम है वो दोनों का बदला हुआ है, इसलिए अपन दोनों को पहले सामान्य तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद अपन इनको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। तो माहेश्वर सूत्र और पाणिनि शिक्षा, तो पहले इसके अनुसार कुल वर्ण पढ़ लिए जाएं। माहेश्वर सूत्र के अनुसार कुल वर्ण होते हैं 42। कुल स्वर 9, कुल व्यंजन 33। ये सारा आपके माहेश्वर सूत्र के अनुसार है। माहेश्वर सूत्र यानी संस्कृत भाषा, इसके अनुसार कुल वर्ण कितने हैं 42, कुल स्वर कितने हैं 9, कुल व्यंजन कितने हैं 33। क्योंकि आपका यह पेपर पूरा संस्कृत में आता है इसलिए आपको थोड़ा बहुत संस्कृत की गिनती या संख्या का ज्ञान होना आवश्यक है। तो जितने आपकी संख्या आएगी उसको आपको लिखवाते जाएंगे। 42 को संस्कृत में बोलते हैं द्वा भी लिखा हुआ आएगा और द्वि भी, दोनों रूप चलते हैं। यानी संस्कृत में कुल वर्ण कितने हैं 42। 42 को संस्कृत में क्या बोलते हैं द्विचत्वारिंशत या द्वाचत्वारिंशत, दोनों रूप चलते हैं इसलिए दोनों रूप लिखेंगे इसके। कुल स्वर कितने बता रखे हैं 9, 9 को संस्कृत में क्या बोलेंगे 9। और कुल व्यंजन कितने हैं 33, 33 को संस्कृत में बोलेंगे त्रित्रिंशत। ये सारा आपका किसके अनुसार चल रहा है माहेश्वर सूत्र यानी संस्कृत भाषा। यानी माहेश्वर सूत्र के अनुसार न पूछे और सीधा सीधा प्रश्न आएगा संस्कृत भाषा के अनुसार कुल वर्ण कितने माने गए, तो कितने माने गए हैं 42, जिसको संस्कृत में बोलेंगे द्विचत्वारिंशत। कुल स्वर कितने हैं 9 और कुल व्यंजन कितने हैं 33। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है स्वर का। जब आप इसको कोई सी भी गाइड पढ़ते हैं तो आरपीएससी गाइड को ऑथेंटिक नहीं मानती है, इसलिए पहली चीज़ आप यही क्लियर कर लें। चाहे आप, मैं किसी भी गाइड का नाम नहीं बताऊंगी कि किस में क्या लिखा हुआ है, सीधा सीधा आपको समझा रहे हैं। आप जब घर पे पढ़ते हैं तो आपको सब जगह स्वरों का संख्या 13 बता रखी है, सभी जगह यही है। स्वर की संख्या कितनी बता रखी है 13। अगर आपके आरपीएससी के ऑप्शन में 9 और 13 दोनों लिखे हुए आ रहे हैं तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो पढ़ा क्लास में तो 9 बता रखा है, गाइड पढ़ रहे हैं तो कितने बता रखे हैं 13। तो सबसे मेन चीज़ यही आपका क्लियर कर देते हैं कि किसी भी गाइड को आप ले जाकर बताएंगे तो वो ऑथेंटिक नहीं होती है। इसलिए क्योंकि आपकी जो वर्णमाला है, वर्णमाला के रूप में आप क्या पढ़ रहे हैं माहेश्वर सूत्र, और माहेश्वर सूत्रों के अंदर कुल 14 सूत्र हैं। उन 14 में से 4 सूत्र आपके स्वर से संबंधित हैं जो वर्णमाला के रूप में पढ़ेंगे अपन। तो 4 सूत्रों में किनका वर्णन बता रखा है स्वर, और उसके अनुसार स्वर केवल कितने हैं 9। तो वर्णमाला में ही स्वर 9 बता रखे हैं तो आप 13 कैसे बताएंगे उन्हें। तो 13 क्वेश्चन आपके जब भी आए कि संस्कृत भाषा में स्वर कितने हैं तो स्वर हमेशा कितने बताने हैं 9। अब आपके दिमाग में आएगा तो फिर 13 किस लिए लिखे जा रहे हैं, तो 13 भाषा विज्ञान के अनुसार, भाषा विज्ञान एक किताब है जिसमें भाषाओं के स्वरों का विवरण कर रखा है। आपके सिलेबस में कहीं भाषा विज्ञान नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको बता दें जिन्होंने एमए किया होगा उसको इस बुक का पूरा नॉलेज होता है। तो भाषा विज्ञान के अनुसार स्वर कितने हैं
13। तो वहाँ आपको क्लियर बताते हैं कि भाषा विज्ञान के अनुसार स्वर कितने हैं, तो कितने हैं 13। सामान्यतः क्वेश्चन आता है कि सामान्यतः संस्कृत में कितने स्वर माने गए, तो हमेशा आप क्वेश्चन लिखेंगे 9। अगर आप 13 भर के आते हैं तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि जब आप माहेश्वर सूत्र ढंग से पढ़ेंगे उस समय आपको 14 ही सूत्रों में स्वरों की संख्या कितनी बता रखी है 9। तो पहला क्वेश्चन यही क्लियर होता है कि स्वर कितने माने गए हैं संस्कृत में, तो कितने हैं 9। भाषा विज्ञान के अनुसार कितने हैं, तो 13। तो अभी अपन ने माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्ण क्रम पढ़ा है, कुल वर्ण 42, कुल स्वर 9 और कुल व्यंजन कितने हैं 33। अब अपन पाणिनि शिक्षा के अनुसार पढ़ते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण, ये वैसे तो नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक है ये पूरी, लेकिन आपके क्योंकि सिलेबस में वर्ण परिचय दे रखा है और आरपीएससी हर बार इस बुक से एक न एक क्वेश्चन पूछती है, एक से अधिक या 2-3 क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी ये। इसलिए अपने को इसके ये नहीं कहना ये मेरे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वर्ण परिचय जब आपके सिलेबस में है तो उसके लिए आपको माहेश्वर सूत्र भी पढ़ने पड़ेंगे और साथ में पाणिनि शिक्षा भी पढ़नी पड़ेगी। तो कुल वर्ण इसमें आपके हो जाते हैं 63, 64, कुल स्वर होंगे 21 या 22। इसको अपन पूरा समझेंगे, लेकिन अभी उन्होंने जो लिख रखा है अपन उसको लिख रहे हैं। कुल व्यंजन 42। तो यहां आप ध्यान से समझें कि जितने माहेश्वर सूत्र में कुल वर्ण है उतने पाणिनि ने इस पाणिनि शिक्षा में कितने बताए हैं व्यंजन। तो जो माहेश्वर सूत्र अभी आपने थोड़ी देर पहले सामान्यतः इसके अनुसार वर्णमाला पढ़ी थी, उसमें वर्णों का क्रम क्या रहता है, कुल वर्ण 42, स्वर 9, व्यंजन 33। जबकि पाणिनि शिक्षा के अनुसार क्या रहेगा, कुल वर्ण 63, 64, कुल स्वर 21, 22, कुल व्यंजन 42। अब आप सोचेंगे हमें कैसे इस क्वेश्चन को अटेंड करना है, तो सीधा सीधा जब कुछ न लिख के हुआ है और सीधा सीधा लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा अनुसार स्वर बताएं या संस्कृत भाषा के अनुसार वर्ण बताएं या संस्कृत भाषा के अनुसार व्यंजन बताएं, तो वो हमेशा क्रम किसके अनुसार रहेगा, माहेश्वर सूत्र के अनुसार। और जब क्लियर लिखा हुआ आता है पाणिनि शिक्षा, तब आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण 63, 64, कुल स्वर 21, 22, कुल व्यंजन 42। अब इसमें मेन आता है कि जब ऑप्शन 63, 64 हो तब ठीक है, लेकिन जब इन दोनों को अलग कर दिया जाए तब आपको हमेशा 63 वाला ही राइट करना है। इसको मात्राओं के अंदर जब पढ़ेंगे तब विस्तृत पूरे से समझाएंगे। आपको जब दोनों क्वेश्चन को ऐसा लिखा हुआ आता है तो पहली प्रायोरिटी इसी की रहेगी। अगर दोनों ऑप्शन को अलग कर दिया जाए तो हमेशा कम संख्या वाले को राइट करना है, यानी कि 63, 64 अलग आते ही 63। लेकिन अगर दोनों साथ में लिखे हुए आ रहे हैं इस तरह से, 63 भी है, 63, 64, 61 और 62, तब आपको हमेशा किसको राइट करना है, इसी ऑप्शन को। और अगर इसमें से 63 हटा दिया जाए तब आपको कम संख्या वाला राइट करना है। सेम कंडीशन इसी तरह से आपके स्वरों की होगी। जब स्वर 21, 22 इस तरह से अलग लिख दिए जाए तब आपको कम संख्या वाला 21 राइट करना है, और यदि इसके साथ में 21, 22 लिखा हुआ आता है तो ये ऑप्शन। लेकिन ये सारा किसके अनुसार है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार, और माहेश्वर सूत्र के अनुसार ये क्रम, पाणिनि शिक्षा के अनुसार ये क्रम। तो इसको शॉर्ट में इसीलिए समझाया क्योंकि आपके इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं सीधे सीधे। कुल वर्ण क्या है, कुल स्वर कितने, कुल व्यंजन कितने और पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने हैं। अब मेन चीज आती है आपके, यहाँ तक तो आपने पढ़ा सिर्फ पाणिनि शिक्षा और माहेश्वर सूत्र, लेकिन अब संस्कृत भी तो कितने प्रकार की है। ये जब आप पढ़ते हैं, आप जब पढ़ते हैं, जिसने संस्कृत सब्जेक्ट लिया हुआ है उसको नॉलेज होता है इसका, लेकिन नहीं लिया तो भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत भाषा जो शब्द है आप जब पढ़ रहे हैं, ये 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, यानी संस्कृत जो लैंग्वेज है वो आप 2 प्रकार से पढ़ते हैं। वैदिक संस्कृत और दूसरी होती है लौकिक संस्कृत।
प्रकार की हुई? 2 प्रकार की, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। अब आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जब आप 2015 के बाद जब आरपीएससी ने पेपर करवाया था, 2015 में तो पाणिनि शिक्षा वाला, 2015 वाले पेपर में जब आरपीएससी ने क्वेश्चन दिया था तब पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों वाला क्वेश्चन दिया था। लेकिन इस बार उससे जब नेक्स्ट आरपीएससी ने रीड करवाई थी तब इन्हीं के अकॉर्डिंग से स्वर व्यंजन पूछ लिया था। तो अभी के लिए थोड़ा ही आपको जितना समझाया है, अब यहाँ से आपका जो टॉपिक होगा वो आपकी नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। और आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा समझ में आया होगा और जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका हम बहुत जल्दी से और बहुत आराम से निदान करेंगे। और मेरा विश्वास है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा।